हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन ईथर। SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा या SN2, कब कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होना है, इस पे हमें एम्फेसाइज देते हुए इसको डिस्कस करना है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें या उससे पहले रिएक्टिविटी की बात करें तो ईथर्स आर सपोज टू बी वेरी लेस रिएक्टिव ग्रुप। बहुत ज्यादा हाई रिएक्टिविटी उनकी होती नहीं है क्योंकि उनकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी बहुत कम होती है। दे आर नॉट वेरी गुड लिविंग ग्रुप्स, एज अ रिजल्ट उसके रिएक्शंस बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। इनके रिएक्शन केवल और केवल एसिडिक मीडियम में होते हैं, दैट टू विद स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड सच एज HI और इवन HBr। HCl रिलेटिवली वीकर एसिड है तो उसके साथ तो ईथर्स का रिएक्शन होता ही नहीं है। तो अपन उसी से स्टार्ट ऑफ करते हैं, रिएक्शन विद HI, ईथर्स का रिएक्शन करवाना है। सबसे पहले अपन एग्जांपल ले लेते हैं कोई सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर जैसे डाइमिथाइल ईथर, दोनों तरफ आइडेंटिकल एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, मिथाइल ग्रुप। हम इसका रिएक्शन कराते हैं HI के साथ, कीपिंग द रिएक्शन मिक्सचर कोल्ड एंड HI हैज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। व्हाट हैपेंस इज या तो OCH3 बॉन्ड ये वाला टूट सकता है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3I और O नेगेटिव जाएगा तो CH3O के साथ अटैकिंग रिएजेंट का H+ जुड़ेगा। वी गेट मिथेनॉल एंड मिथाइल आयोडाइड। अगर ये वाला OC बॉन्ड का क्लीवेज हो तो इन दैट केस ऑल्सो प्रोडक्ट पॉसिबल क्या है, मिथाइल आयोडाइड और मिथेनॉल। तो दोनों ही प्रोडक्ट्स क्या रहेंगे, सिमिलर, कोई अलग अलग प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटी ही नहीं है अगर हमारा ईथर किस तरह का है, सिमेट्रिकल। अगर हम इस रिएक्शन मिक्सचर को हीट करते हैं, हम डाइमिथाइल ईथर का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HI से करा रहे हैं एंड वी आर हीटिंग द रिएक्शन मिक्सचर, तो ये जो मिथेनॉल बना है ये फर्दर HI के साथ रिएक्ट करके मिथाइल आयोडाइड और वाटर दे देगा। तो यानी ओवरऑल क्या बचेगा रिएक्शन मिक्सचर में, केवल और केवल मिथाइल आयोडाइड बच जाएगा। ये तो तब रहा जब हमारा ईथर कैसा था, सिमेट्रिकल। इफ हाउएवर वी हैव एन अनसिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर का HI के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या सिचुएशन रहती है। अगर आपने हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड HI लिया है तो हम जानते हैं कि ये दोनों ही बॉन्ड्स की क्लीवेज होगी, मिथाइल आयोडाइड और इथाइल आयोडाइड दोनों आयोडाइड्स हमें मिल जाएंगे। कोल्ड सॉल्यूशन में जब अपन रिएक्शन कराएंगे इस मिथाइल इथाइल ईथर का तो क्या सिचुएशन हो सकती है, दो पॉसिबिलिटीज है, या तो ये CH3O बॉन्ड क्लीवेज हो तो क्या बन सकता है, CH3I और इथेनॉल, और अगर ये CH3CH2O बॉन्ड क्लीवेज हो तो क्या बनेगा, इथाइल आयोडाइड एंड मिथेनॉल। तो अब प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है, प्रोडक्ट यहाँ पे जो ये मिथाइल ग्रुप है, दिस इज गोइंग टू फॉर्म द आयोडाइड ओनली। ऐसा क्यों, हमने कैसे डिसाइड किया कि ये OCH3 बॉन्ड की ही क्लीवेज होगी, OC2H5 बॉन्ड की क्लीवेज नहीं होगी, ये क्यों हो रहा है, दिस डिपेंड्स बिकॉज द मैकेनिज्म हियर फॉलोड विल बी SN2 मैकेनिज्म। रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे क्लियर हो जाएगा। वी हैव CH3 CH2 OCH3, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा रहे हैं, सबसे पहले तो प्रोटोनेशन ऑफ द ईथर टेक्स प्लेस और हमें ये यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ऑक्सोनियम आयन। इस ऑक्सोनियम आयन पर अब आयोडाइड आयन अटैक करेंगे। आयोडाइड आयन का अटैक यहाँ पे होगा SN2 मैकेनिज्म से। वाई, SN1 की पॉसिबिलिटी यहाँ है ही नहीं, यहाँ पे ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो मिथाइल कैटायन बनेगा, जबकि यहाँ पे ये CH3 CH2O बॉन्ड की क्लीवेज होगी तो क्या बनेगा, इथाइल कैटायन। मिथाइल कैटायन एज वेल एज प्राइमरी कैटायन, दे आर नॉट स्टेबल। तो हम जानते हैं कि जब भी कार्बोकैटायन अगर अनस्टेबल है तो वो नहीं बनेगा, इन दैट केस SN2 विल बी फेवर्ड। SN2 में अब ये आयोडाइड आयंस अटैक करेंगे तो इट कैन अटैक आइदर दिस कार्बन ऑफ CH3 या फिर यहाँ पर इस CH2 के कार्बन को। स्टेरिक हिंड्रेंस जहाँ कम होगी वहीं SN2 रिएक्शन फेवरेबल ज्यादा होगा, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है इसलिए ये आयोडाइड इस कार्बन को ही अटैक करेगा एंड एज अ रिजल्ट वी विल गेट CH3I along with the liberation of इथेनॉल। तो ये हमारा मिक्स्ड ईथर था, दोनों तरफ इस तरह के ग्रुप हैं जो कोई भी स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बना सकते हैं, इसीलिए रिएक्शन कौन सा फॉलो हुआ, SN2 मैकेनिज्म। हम नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं, वी टेक अ मिक्स्ड ईथर, दिस अनदर एग्जांपल, टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर।
मिक्स्ड ईथर है, वही हम रिएक्शन करा रहे हैं विद कोल्ड HI, कॉन्सेंट्रेटेड है, कोल्ड है, कोल्ड HI के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ हमने प्रोडक्ट क्या बनाया है कि दिस टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप इज फॉर्मिंग द आयोडाइड and this smaller methyl group is forming the alcoholic group methanol। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि in this case a stable carbocation, this tertiary butyl group can form a stable carbocation। तो जब भी stable carbocation बन सकता है तो हमेशा मैकेनिज्म SN1 ही फॉलो होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। हम मैकेनिज्म देखते हैं, we take tertiary butyl methyl ether, reaction is in the presence of HI, तो बहुत सारे H+ आयन है, ether will get protonated in the first step, once it gets protonated oxonium ion is formed। अब या तो ये बॉन्ड टूटने की पॉसिबिलिटी हो या ये, वी नो कि अगर ये टर्शियरी ब्यूटाइल और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो हमें क्या मिलेगा, एक स्टेबल कार्बोकेटाइन, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, और एक स्टेबल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल CH3OH। तो दैट इज व्हाई दिस क्लीवेज टेक्स प्लेस, a stable carbocation is formed। और अब इस कार्बोकेटाइन पर हमारा न्यूक्लियोफाइल आयोडाइड अटैक करेगा एंड वी विल गेट टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड। तो यानी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हमारे पास मिक्स्ड ईथर ऐसा है कि जिसके एटलीस्ट एक साइड कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सकता है, इन दैट केस ऑलवेज द मैकेनिज्म फॉलोड विल बी SN1। और यदि हमारे ईथर में ऑक्सीजन को फ्लैंक करने वाले दोनों ग्रुप्स इस तरह के हों कि कोई भी स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बना सकता है, तो SN1 मैकेनिज्म होने की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। इन दैट केस द SN2 मैकेनिज्म इज गोइंग टू बी फॉलोड। इसके बाद अपन एक और एग्जांपल देख लेते हैं मिक्स्ड ईथर का। इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, वी टेक दिस C6H5OR, यानी हमारा मिक्स्ड ईथर इस तरह का है कि ऑक्सीजन की एक तरफ एराइल रिंग है और एक तरफ एल्काइल ग्रुप है। अब आप रिएक्शन जब HI से कराएंगे तो कौन सा OC बॉन्ड का क्लीवेज होगा? C6H5O bond is relatively much stronger। Why? Because lone pair of oxygen is in resonance with the aryl ring। Due to resonance, the OC bond here acquires partial double bond character। Partial double bond character is acquired, as a result this bond becomes shorter, stronger, difficult to break। तो फिर कौन सा बॉन्ड टूटेगा? O और R, एल्काइल ग्रुप का। As a result, चाहे मैकेनिज्म SN1 फॉलो हो या चाहे मैकेनिज्म SN2 फॉलो हो, प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऑलवेज वी विल गेट फिनॉल अलोंग विद एल्काइल आयोडाइड। अगर हमारा ये एल्काइल ग्रुप स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने वाला हो, सपोज कोई टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप हो या कोई इस तरह का ग्रुप जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बना दे, तब तो मैकेनिज्म यहाँ SN1 हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा ये एल्काइल ग्रुप स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बना सकता है तो मैकेनिज्म फॉलोड विल बी SN2। इन आइदर केस क्लीवेज केवल एल्काइल कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड की ही होगी। स्टेबल कार्बोकेटाइन हम बार बार कह रहे हैं बनना चाहिए, तो स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन कौन से होते हैं? स्टेबल कार्बोकेटाइन यदि एल्काइल की बात करें तो हमारे टर्शियरी कार्बोकेटाइन्स आर मोस्ट स्टेबल, वो बनेंगे। इसके अलावा बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन्स, एलाइलिक कार्बोकेटाइन्स या कई बार एरोमेटिक कार्बोकेटाइन अगर बनते हैं तो दे आर ऑल द स्टेबल कार्बोकेटाइन्स। इन केस एटलीस्ट एक ग्रुप स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा तो हमेशा मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होगा? SN1 फॉलो होगा। अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ले लेते हैं पर्टिकुलर ईथर्स का कि जब उनका रिएक्शन HI से कराते हैं तो किस तरह से बॉन्ड का क्लीवेज होगा और क्या प्रोडक्ट्स पॉसिबल हो सकते हैं। The first one we start off in this series is this particular compound। हमने ये लिया है एनिसोल सिंपली, ठीक है। अब जब आप HI के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी रहती है? ये OC बॉन्ड हम जानते हैं कि एराइल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड कैसा रहेगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ड्यू टू रेजोनेंस इट एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इट बिकम्स शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर, डिफिकल्ट टू ब्रेक। एज अ रिजल्ट ये बॉन्ड तो टूटेगा है नहीं, तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? मिथाइल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का। अगर ये बॉन्ड हम क्लीव करा के कैटायन बनाए तो किस तरह का कैटायन बनेगा? मिथाइल कैटायन। वो कैसा होगा? अनस्टेबल। इसलिए SN1 रिएक्शन यहाँ पॉसिबल नहीं है।
SN1 नहीं होगा तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा? SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन फॉलो होगा, ये मिथाइल कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा। एज अ रिजल्ट वी विल गेट फिनॉल एंड मिथाइल ब्रोमाइड एज द प्रोडक्ट। अब जिस तरह से हमारे HBr या HI के साथ ईथर रिएक्ट कर सकते हैं, उसी तरह से वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड आल्सो रिएक्ट्स विद द ईथर और सिमिलरली OC बॉन्ड की क्लीवेज होकर प्रोडक्ट बनते हैं। हम यहाँ पर ले लेते हैं H3O पॉजिटिव O18 वाला, सो दैट रेडियो आइसोटोप है ना, तो हमें पता चलेगा कि OH कहाँ पर अटैच हो रहा है, वाटर से आने वाला। यहाँ पर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या है? वाटर मॉलिक्यूल। एज अ रिजल्ट जो अटैचिंग ग्रुप होगा वो यहाँ पे हैलाइड तो है नहीं, तो क्या है? OH नेगेटिव आयन अटैच होगा। तो बॉन्ड अगेन मिथाइल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। एज अ रिजल्ट हमें क्या मिल जाएगा? CH3OH। ये OH कहाँ से आया? H3O पॉजिटिव से। एंड हियर वी विल गेट फिनॉल एज द अदर प्रोडक्ट। We move on to the next example. We have this molecule C6H5CH2OCH3। जब इसका रिएक्शन हम HI से कराते हैं तो कौन सा OC बॉन्ड टूटेगा? या तो ये या फिर ये। अब यहाँ हम देखते हैं OCH3 बॉन्ड की क्लीवेज हो तो मिथाइल कैटायन बना, जो कि अनस्टेबल है, इसलिए वो बन नहीं सकता। लेकिन अगर ये O और CH2 एराइल रिंग से जुड़े हुए CH2 के बीच का बॉन्ड क्लीवेज हो तो यहाँ पर ये बॉन्ड की क्लीवेज होते ही हमें क्या मिलेगा? बेंजाइल कैटायन। एंड बेंजाइल कैटायन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, हम जानते हैं। तो स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, इसलिए रिएक्शन कौन सा फॉलो होगा? SN1 मैकेनिज्म। और कौन सा CO बॉन्ड टूटेगा? ये CH2O के बीच। ये बॉन्ड टूटने पर CH3O के पास क्या जाएगा? H फ्रॉम HI एंड यू विल गेट मिथेनॉल। और अपने बेंजाइलिक ग्रुप से क्या जुड़ेगा? न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आयोडाइड आके अटैच हो जाएगा। अब इसका भी रिएक्शन आप H3O पॉजिटिव के साथ भी करवा सकते हैं, क्लीवेज सेम पैटर्न से रहेगा। यहाँ पर भी क्या है? बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बनेगा, स्टेबल कार्बोकैटायन, इसलिए वही टूटेगा। एज अ रिजल्ट जो न्यूक्लियोफाइल अटैचिंग ग्रुप है न्यूक्लियोफाइल का OH नेगेटिव, वो इस CH2 से आकर जुड़ेगा और CH3O के पास क्या जाएगा? फिर H will go from the water. As a result we get these two products. अब अपन और एग्जांपल ले लेते हैं। डाइफिनाइल ईथर, दोनों तरफ एराइल रिंग है ऑक्सीजन के, तो ये OC बॉन्ड भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और ये OC बॉन्ड भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। दोनों ही बॉन्ड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, आसानी से नहीं टूट सकते। कार्बोकैटायन भी नहीं बन सकता है स्टेबल, और SN2 मैकेनिज्म की भी कोई फिजिबिलिटी नहीं होती है। तो इन आइदर वेज HI के साथ अगर इसे रिएक्ट कराते हैं तो देयर विल बी नो रिएक्शन एट ऑल। सिमिलरली नेक्स्ट अपन ये कंपाउंड ले लेते हैं, फिनाइल रिंग, ऑक्सीजन एंड दिस बाइसाइक्लोरिन। अब इसमें भी क्या है? दिस OC बॉन्ड इज शॉर्टर, स्ट्रॉन्गर, कैन नॉट बी क्लीव्ड एट ऑल। ठीक है, तो यहाँ से क्लीवेज नहीं। अगर हम सोचे कि यहाँ से रिएक्शन ये OC बॉन्ड का क्लीवेज हो जाए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा? एक रिंग हेड पे, ब्रिज हेड पे, वहां पर कैटायन बन नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पर भी इस बॉन्ड की क्लीवेज हो नहीं सकती। एज अ रिजल्ट दिस कंपाउंड इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू गिव एनी रिएक्शन विद HI। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंपाउंड, दिस C6H5CH2O, और ये प्रोपिनाइल रिंग है। जब इसका रिएक्शन HI से कराते हैं, यहाँ पर OCH2 बॉन्ड क्लीवेज होने पर किस तरह का कैटायन बनेगा? बेंजाइलिक कैटायन। वी नो इट्स अ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्टेबल कैटायन। लेकिन अगर ऑक्सीजन और इस साइक्लोप्रोपीन रिंग के कार्बन के बीच में बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पर एक एरोमेटिक कार्बोकैटायन बनेगा। एरोमेटिक कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बेंजाइल कैटायन। तो जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वही बनेगा मोस्ट प्रोबेबली। एज अ रिजल्ट दिस बॉन्ड अंडरगोज क्लीवेज। तो यहाँ पर C6H5CH2O के पास क्या जाएगा? H, एंड दिस कैटायन विल बी बॉन्डेड विद द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आयोडाइड। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे हमारे पास एक तरफ एराइल रिंग है और दूसरी तरफ टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है ना। अब ये रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? H3O पॉजिटिव। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या है? वाटर है। बॉन्ड कौन सा क्लीवेज होगा? इस ऑक्सीजन से टर्शियरी कैटायन, टर्शियरी कार्बन एटम से जो जुड़ा हुआ बॉन्ड है, ये बॉन्ड की क्लीवेज होने पर क्या बनेगा? एक टर्शियरी कार्बोकैटायन जो कि स्टेबल कार्बोकैटायन है।
That is why this bond will be cleaved. Mechanism followed will be SN1 mechanism. And as a result, यहाँ पर तो water का H आएगा and the OH goes from the to the carbocation. इस तरह से ये हमारे कुछ important reactions हो गए जिनसे हमें पता चल जाता है और clear हो जाता है कि ethers HI के साथ किस तरह से react करते हैं और किस तरफ का OC bond का cleavage होगा। इसी सीरीज में आगे अपन एक और हेडिंग पढ़ेंगे, that is Ziesel method. Ziesel method क्या है? Ziesel method basically it is used to determine the number of alkoxy group in a compound. एक ही कंपाउंड में अगर एक से ज्यादा alkoxy ग्रुप्स हैं तो कितने alkoxy ग्रुप्स हैं ये अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिंपली कंसेप्ट बहुत क्लियर है कि नंबर ऑफ alkoxy ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल is equal to the total number of moles of HI consumed during the reaction. वही alkoxy group containing compounds का reaction हम HI से कराएंगे, जितने ज्यादा alkoxy group होंगे उतने ही number of moles of HI consume होंगे। कुछ एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, जैसे अपना ये रिएक्शन हो गया, रिएक्टेंट हो गया CH3 CH2O CH3। नाउ दिस इज द ऑक्सीजन एटम, इसके इस तरफ एक मिथाइल ग्रुप है, इस तरफ इथाइल ग्रुप है। एक एल्कोक्सी ग्रुप ये हो सकता है मिथॉक्सी और दूसरा एल्कोक्सी ग्रुप क्या हो सकता है ये इथॉक्सी। तो देयर आर टू एल्कोक्सी ग्रुप्स पॉसिबल। एज अ रिजल्ट जब HI के साथ इस ईथर को रिएक्ट कराएंगे तो कितने मोल्स ऑफ एवरी मोल ऑफ दिस ईथर विल कंज्यूम 2 मोल्स ऑफ HI। नेक्स्ट अपन चलते हैं C6H5 CH2O CH3। अब यहाँ पर ये CH3O मिथॉक्सी ग्रुप है, एल्कोक्सी ग्रुप है। सिमिलरली ये C6H5 CH2O ये भी एक एल्कोक्सी ग्रुप है। तो एज अ रिजल्ट जब इस ईथर का रिएक्शन हम HI से कराएंगे तो भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI कंज्यूम्ड पर मोल ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 2। वी टेक द थर्ड एग्जांपल, एराइल रिंग है, इससे डायरेक्टली OCH3 अटैच है, एनिसोल ले लिया हमने। अब यहाँ पर एल्कोक्सी ग्रुप एक ही है OCH3, जबकि दूसरा ग्रुप क्या है C6H5O फिनॉक्सी ग्रुप। फिनॉक्सी ग्रुप यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, एल्कोक्सी ग्रुप यहाँ पर सिर्फ एक है, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन विल बी ओनली 1 मोल। दिस कंप्लीट द रिएक्शन। We next move on to the chemical reactions of epoxide. Epoxide क्या है? Cyclic ethers. साइक्लिक ईथर्स में हम मेनली रिएक्शन एम्फेसाइज करेंगे ऑफ 3 और 4 मेंबर्ड रिंग। ईथर्स हैविंग साइक्लिक ईथर्स हैविंग 3 और 4 मेंबर्ड रिंग। क्यों? क्योंकि ये छोटे रिंग होते हैं, एंगल स्ट्रेन ज्यादा होता है, इनकी स्टेबिलिटी कम होती है। स्टेबिलिटी कम होने की वजह से ये रेडिली रिएक्ट करते हैं और ये रिएक्ट करते हैं इन एसिडिक एज वेल एज बेसिक मीडियम। जैसे अपन ने ओपन चेन ईथर्स में तो बात की थी कि केवल इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्शंस टेक प्लेस। यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि क्लोज रिंग है, रिंग छोटी है, एंगल स्ट्रेन ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम है, इसलिए इट रेडिली रिएक्ट्स इन बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक मीडियम। 5 और 6 मेंबर्ड रिंग वाले इपॉक्साइड्स रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होते हैं, रिंग स्ट्रेन कम होता है, तो वो इतना रेडिली रिएक्ट नहीं करते। सो वी कम टू आवर ईथर्स हैविंग इपॉक्साइड्स हैविंग 3 और 4 मेंबर्ड रिंग। इनके रिएक्शंस आप कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल। पहले अपन बात कर लेते हैं इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में जब आप रिएक्शन कराते हैं तो जो मैकेनिज्म फॉलो होता है दैट इज अ प्योर SN2 मैकेनिज्म, यानी द न्यूक्लियोफाइल विल ऑलवेज अटैक फ्रॉम द बैक साइड। फॉर एग्जाम्पल हमने ये इपॉक्साइड ले लिया CH3CH2O, ये क्लोज रिंग है, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इन दोनों कार्बन एटम्स पे रहेगा। जब आप बेसिक मीडियम में न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल विल अटैक एनी वन ऑफ दीज 2 कार्बन एटम्स। ज्यादा पॉसिबल कौन सा रहेगा? SN2 मैकेनिज्म फॉलो वहां होता है जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस रिलेटिवली क्या होगी? कम होगी। वी नो स्टेरिक हिंड्रेंस इस कार्बन पर कम है, एज अ रिजल्ट न्यूक्लियोफाइल कम्स एंड अटैक्स दिस कार्बन। और O नेगेटिव कहाँ रहता है? इस बीच वाले कार्बन के साथ रहता है। नाउ दिस O नेगेटिव विल एब्स्ट्रैक्ट H+ आयंस फ्रॉम द सॉल्वेंट एंड एज अ रिजल्ट दिस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। तो यहाँ अटैक हमेशा कैसा हुआ? बैक साइड अटैक SN2 मैकेनिज्म से। इसी इपॉक्साइड का अगर हम रिएक्शन कराएं एसिडिक मीडियम में,
मैकेनिज्म यहाँ भी SN2 ही फॉलो होता है, लेकिन एसिडिक मीडियम में जब SN2 मैकेनिज्म होता है उसमें पार्शियली SN1 कैरेक्टर भी देखने को मिलता है। कैसे अपन समझेंगे? रिएक्शन हम इपॉक्साइड का कराते हैं CH3 CH2O की O का इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम यानी H+ आयंस है और इस ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर। तो पहला स्टेप हमेशा क्या हो जाएगा? ईथर का प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन यानी O से H जुड़ गया। अब जैसे ही ईथर का प्रोटोनेशन हो गया, अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही ये प्रोटोनेशन हुआ, इसमें स्ट्रेन और ज्यादा बढ़ गया, और ज्यादा बढ़ गया तो इसकी स्टेबिलिटी और भी कम हो गई। न्यूक्लियोफाइल अटैक करे इस पर, उससे पहले ही OC बॉन्ड का क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है। कंप्लीट नहीं होता बट स्टार्ट हो जाता है। अब OC बॉन्ड, ये वाला CH2O बॉन्ड का क्लीवेज हो सकता है पार्शियल। एज अ रिजल्ट इस कार्बन पर, टर्मिनल कार्बन पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर ये सेंट्रल कार्बन और O के बीच का बॉन्ड पार्शियली क्लीव होता है तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आता है? सेंट्रल कार्बन पर। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये कार्बोकेटायन सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर है। प्राइमरी कार्बोकेटायन हम इसको कह सकते हैं, जबकि यहाँ क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज यहाँ कंप्लीट होता है तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? सेकेंडरी कार्बोकेटायन की। इसलिए इस बॉन्ड की क्लीवेज ज्यादा प्रोबेबल होगी। और जब इस बॉन्ड की पार्शियल क्लीवेज पहले ही होना शुरू हो गई है, तो अब ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? ये इस सेंट्रल कार्बन पर अटैक करेगा। एज अ रिजल्ट दिस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड एज द मेजर प्रोडक्ट। तो क्योंकि ये पार्शियल कैटायन कैरेक्टर आ रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि SN2 रिएक्शन है विद पार्शियल SN1 कैरेक्टर। ठीक है, रिएक्शन बेसिकली SN2 मैकेनिज्म ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी हमेशा inversion of configuration देखने को मिलेगा। So that is why always it will be SN2 mechanism only. SN1 कैरेक्टर पार्शियल है, कंप्लीट SN1 मैकेनिज्म नहीं है। क्यों? कि कार्बोकेटायन कंप्लीटली नहीं बनता है, पार्शियली बनता है। वो हमें कैसे पता चलता है? कि कभी भी इस मैकेनिज्म में कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट नहीं देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ? बेसिक रिएक्शन SN2 ही रहा, पार्शियल SN1 कैरेक्टर है, कंप्लीट SN1 मैकेनिज्म ये नहीं होता है। ये अपन ने बेसिक और एसिडिक दोनों मीडियम के मैकेनिज्म फॉलोड समझ लिए। अब इसके अपन कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। वी स्टार्ट ऑफ विद दिस, इपॉक्साइड ही लिया है। मीडियम बेसिक है या एसिडिक है, यहाँ मैंने लिखा है, बट हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। कैसे? अटैकिंग रिएजेंट्स देख के हमें समझ आना चाहिए कि बेसिक मीडियम का रिएक्शन होगा या एसिडिक मीडियम का। अकॉर्डिंगली हमें बॉन्ड की क्लीवेज करवानी है। हम यहाँ इस इपॉक्साइड का रिएक्शन करा रहे हैं विद NaOH। NaOH है, ऑब्वियसली अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल क्या है? OH नेगेटिव आयन, तो इट इज प्योर बेसिक मीडियम। एज अ रिजल्ट मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होगा? SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा, प्योर SN2। प्योर SN2 फॉलो होने से OH नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा? जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो हमने यहाँ ये ऑक्सीजन कौन सा ले लिया? O18 रेडियो आइसोटोप लेबल कर लिया, जिससे हमें पता चल जाए कि ये OH कौन से कार्बन पे रहेगा। तो दिस OH will come and attack this CH2. As a result, this O will remain on the central carbon atom. ये प्रोडक्ट बन गया। सेकेंड वाला आप देखिए, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल यहाँ क्या है? OCH3 नेगेटिव, NaOCH3 लिया है, तो एल्फॉक्साइड आयन इज द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। दिस इज अगेन अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो मीडियम कैसा हुआ? बेसिक मीडियम का रिएक्शन। बेसिक मीडियम का रिएक्शन हो गया तो हमेशा ये कहाँ जाएगा? जहाँ स्टेरिक स्ट्रेन कम है, वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस जहाँ कम है, वहां पर आपका ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। As a result, this OCH3 will attach to the terminal carbon atom. We take the third example, Grignard reagent. Grignard reagent में अपना अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? फिनाइल आयन। ठीक है, ये जो फिनाइल आयन है ये भी कहाँ अटैक करेगा? दिस विल अटैक ऑन द टर्मिनल कार्बन। स्ट्रॉन्ग बेस होंगे तो बेसिक मीडियम है तो हमेशा टर्मिनल कार्बन पर, जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है वहां पर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा। The last example is
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहाँ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, हाइड्राइड आयन H-, ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसलिए रिएक्शन कैसा होगा, बेसिक मीडियम वाला मैकेनिज्म फॉलो होगा। प्योर SN2 रिएक्शन, दिस H- will attack the carbon where steric hindrance is less. As a result, we will get this product. ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। We move on further, ये इपॉक्साइड हमने लिया है। इस इपॉक्साइड का रिएक्शन हम सिंपली H3O पॉजिटिव से करा रहे हैं। H3O पॉजिटिव यानी वाटर मॉलिक्यूल और एसिडिक मीडियम, H+ आयंस है इसलिए। तो H+ आयंस के आते ही सबसे पहले तो क्या होगा, इसका प्रोटोनेशन। तो मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होगा, SN2 मैकेनिज्म विद पार्शियल SN1 कैरेक्टर। तो यानी अब हमारा जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ जुड़ेगा, वो वहां जुड़ेगा जहां ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनने की प्रोबेबिलिटी है। सो द अटैकिंग इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल विल अटैक द सेंट्रल कार्बन एटम। इसीलिए हमने यहाँ पे इसको रेडियो आइसोटोप से लेबल किया। इपॉक्साइड का जो ऑक्सीजन था ये लेबल्ड O कहाँ रह रहा है, टर्मिनल कार्बन पर। क्लियर है। फर्दरमोर हम इसी का रिएक्शन इपॉक्साइड का करा सकते हैं विद CH3OH in the presence of H2SO4। स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 प्रेजेंट, तो क्या होगा, मीडियम एसिडिक। मीडियम एसिडिक होते ही SN2 विद SN1 कैरेक्टर, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन जहां फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी रहेगी, हमारा अटैचिंग न्यूक्लियोफाइल वहीं जाकर जुड़ेगा। यहाँ पर इसीलिए अटैचिंग न्यूक्लियोफाइल हमारा CH3O नेगेटिव आयन कहाँ जुड़ा, सेंट्रल कार्बन पर। ये हमारे रिएक्शंस इपॉक्साइड्स के कंप्लीट हुए। We have now completed all the chemical reactions of ethers, open chain as well as closed chain ethers. ethers के रिएक्शंस कंप्लीट होने के साथ ही ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज डू सब्सक्राइब इट।